खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान तौफीक अहमद। आज फिर पंकज और मैं आपके साथ जुड़े हैं एक कहानी की तलाश में। काम पे निकले हैं संडे आफ्टरनून, ब्राइट एंड सनी। देखते हैं आज का ये सफ़र हमें कहाँ लेके जाता है। तो कहते सुनते 89.3 FM और यूफनी फिल्म्स की जानिब से एक और पेशकश आपके लिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, जहां आज हम एक बहुत ही ख़ास मेहमान से बात करने वाले हैं। विमेन इन बिज़नेस, विमेन इन लिटरेचर, सक्सेसफुल विमेन, ऐसे बहुत सारे खिताब हैं जिनसे इनको जाना जाता है। ये एक लेखक हैं, एक कवयित्री हैं और कम्युनिटी के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट आज हमें क्या मिलता है इनसे गुफ्तगू करते वक्त। रेखा जी, आदाब। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू रेखा राजवंशी जी से। जानते हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी कुछ झांकियाँ, कुछ हाइलाइट्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें। शुक्रिया रेखा जी, आपने हमें वक्त दिया आज हमसे गुफ्तगू करने का। शुक्रिया आप लोगों का पंकज और तौफीक, क्योंकि आप लोग यहाँ आए, बड़ा अच्छा लगा। यूफनी फिल्म्स और कहते सुनते दोनों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेखा जी, जब भी बात आती है हिंदी लिटरेचर इन ऑस्ट्रेलिया की, एक नाम जो है वो हमेशा हमारे नज़र के सामने आता है, वो है आपका। तो आज मैं इस गुफ्तगू की शुरुआत ही इसी से करना चाहता हूँ कि आपने ये जो हिंदी भाषा को दोबारा रिवाइव करने का या मेन स्ट्रीम में लाने का बीड़ा उठाया है, ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या, क्यों? मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं हमेशा अपने घर में बड़ा साहित्यिक सा माहौल था। हालांकि मेरे पिता रेलवे इंजीनियर थे, लेकिन हमेशा घर में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स आती थी और हम सब बैठ के पढ़ा करते थे। और मेरे फादर खुद लिखा करते थे। हालांकि वो कभी कोई नोन पोइट नहीं थे, लेकिन हम उनको सुनते हुए बड़े हुए। तो शायद वहीं से मुझे लगता है वो बीज मेरे अंदर आया लिखने का। और साहित्य, क्योंकि मैं जब यहाँ आई तो इतना माहौल नहीं था, तो मुझे लगा कि माहौल ना हो तो क्रिएट करना चाहिए। और हिंदी तो हमारी कोई भी भाषा, मैं हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी भाषा हो, उस हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे जैपनीज़ और फ्रेंच पीपल या चाइनीज़ अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, हम भी अपनी भाषा से जुड़े रहें। क्योंकि मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ तो मुझे लगा कि हिंदी को प्रमोट करना चाहिए और साहित्य को और भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो रेखा जी, ऑस्ट्रेलिया में आके वो कौन सा मोमेंट था जहां आपने डिसाइड किया कि ये करना ज़रूरी है? देखिए, मैं जब यहाँ आई तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि कवियों को जुड़ना चाहिए, साहित्य के लिए
प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद लिखती रही थी और यहाँ आने के पहले भी मेरी 3 किताबें वहाँ पे प्रकाशित हो चुकी थी। तो इस तरह से ये सारी यात्रा शुरू हुई और मेरी पहली किताब से मैं कुछ पढ़ना चाहूँगी, आपको बिल्कुल। सुनाना चाहूँगी कि कैसे जब हम प्रवास में आते हैं और हमारी एक अजीब सी यात्रा होती है जब हम अपने देश को याद करते हैं और नए देश में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये पूरी किताब मेरी कंगारुओं के देश में उसी जर्नी को के ऊपर है। तो देखिए, पहली कविता है कंगारुओं के देश में मेरा पहला दिन। कंगारुओं के देश में मेरा पहला दिन और तुम्हारे यहाँ की ढलती रात, चलो खत्म हुआ एक अध्याय, शुरू हुई नई बात, फिर भी जाने वो क्या है, फिर भी जाने वो क्या है जो जेटलैग बनकर मुझे जगाता रहा है और जहन में इसका उसका और तुम्हारा ख्याल लाता रहा है। इसमें आगे है कंगारुओं के देश में ये सुबह कितनी अलग है, ना कहीं मुर्गे ने बांग दी, ना किसी मस्जिद में अजान हुई, दरवाजे की घंटी कुछ ज्यादा खामोश है, ना आपा धाकती है, ना आक्रोश है, ना दूध वाले ने पुकार दी, ना सब्जी वाले ने गुहार की। सड़क पर कुत्ते भी नहीं भौंके, सड़क पर कुत्ते भी नहीं भौंके, लोग किसी हॉर्न से नहीं चौंके, ना यहाँ माँ ने राम भजे, ना टीवी रेडियो पर गीत बजे। सब कुछ ऐसे हो गया छूमंतर, सब कुछ ऐसे हो गया छूमंतर, आबरा का डाबरा कंगारुओं के देश का चलने लगा जंतर। वाह, ये कितने साल पहले आपने लिखी थी? प्रकार ये तो जब मैं आई थी तो मैंने शुरू की थी जी। ये पूरी किताब एक डायरी की तरह है और 2010 में ये प्रकाशित हुई थी किताब घर से। और ये कविता आपने लिखी कब थी? ये कितने साल हो गए इसको? इसको लिखे हुए जब हम लोग यहाँ 2001 में आए थे और उसके बाद ही ये आने से पहले से ही डायरी फॉर्म में चलती जा रही थी कविताएं, तो मेरे ख्याल से 2002 में लिखी होगी। जी। सो 2002 टू 2020, 18 साल के सफ़र में व्हाट डू यू सी एज अ डिफरेंस नाउ? क्या बदला है हिंदी भाषा के प्रति लोगों की रुचि और लोगों की एक्सेप्टेंस? तो तौफीक, मेरा यहाँ पे 20वां साल चल रहा है। अच्छा। और इन सालों में मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पहले तो तरस जाते थे, पत्रिकाएं इतनी नहीं थी, वेबसाइट्स बहुत कम थी। अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है तो सारे दिन आप कविताएं पढ़ सकते हैं, इंटरनेट सब जगह अवेलेबल है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है। एनी चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? चैलेंजेस, जी हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी कैप्टन थे तो मैं अकेली होती थी और देन आई वाज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज था बिकॉज माय चिल्ड्रन वर वेरी यंग और मुझे लगा कि इन बच्चों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दोस्तों, जब मैं रेखा जी को इंट्रोड्यूस कर रहा था मुझसे एक चूक हो गई। मैंने कहा वो है एक कवयित्री हैं, शायरा हैं, लेखिका हैं, विमेन इन बिजनेस, विमेन इन लिटरेचर। लेकिन एक चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि इन सब के साथ वो एक गृहिणी भी हैं। और इस कश्मकश में हम भूल जाते हैं अक्सर कि व्हाट अ जर्नी ऑफ अ वुमन वुड बी एज अ हाउस होल्ड। और जैसे अभी रेखा जी ने कहा कि शी इज़ अ सर्वाइवर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और अगर मेरी जानकारी सही है तो 2019 में 19,500 से ज़्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज किया गया था। रेखा राजवंशी जी पिंक रिबन ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज करती हैं। शी इज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर विमेन इन ऑस्ट्रेलिया। आइए जानते हैं उस जर्नी के बारे में इनसे कुछ। देखिए, 2006 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था, मैंने बताया, और मैं तब से 2010 के आसपास मेरी एक कलीग जिसका कि मेरे जैसा ही केस था, उसकी ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हो गई। तो मुझे लगा कि इंडियन फैमिलीज़ में भी बहुत विमेन शाई हैं, अवेयरनेस कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे मुझे लगा कि मुझे पिंक रिबन ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और तब तो बहुत लोगों को मालूम भी नहीं था इसके बारे में। तो हमने पहली बार 2010 में ऑर्गेनाइज़ किया था और तब भी बहुत लोग थे और बहुत सीरियस सा माहौल हो जाता है क्योंकि किसी की
फैमिली में कोई ना कोई इस तरह का सर्वाइवर होता है या डेथ हो गई होती है, तो तब से ये ज़िम्मा उठाया दूसरे अपनी टीम के साथ कि हम वी विल ऑर्गेनाइज पिंक रिबन ब्रेकफास्ट एवरी ईयर। और हम जो डॉक्टर जेफली हैज़ ऑलवेज अटेंडेड ऑल 10, दिस इज़ द 10th ईयर। और हम ये कोशिश करते हैं, जैसे आज ही मुझे एक फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे कहा बताया कि शी वॉज ऑल्सो डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर, शी इज़ स्टिल अंडरटेकिंग ट्रीटमेंट। ये जो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होती हैं लेडीज़, उनकी रिसर्च, उनकी मेडिकल रिसर्च के लिए आप लोग जो है फंड्स रेज करते हैं। हाउ डू यू कनेक्ट विद दीज विमेन? तो व्हाट वी डू इज़ वी एडवर्टाइज, हम अपना इवेंट एडवर्टाइज करते हैं। हम रजिस्टर करते हैं पहले तो नेशनल ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के साथ, और वो एक डोनेशन लाइन ओपन कर देते हैं। तो ये रिसर्च के लिए ये पैसा इकट्ठा होता है। तो जो विमेन हैं वो जो भी पैशनेट हैं, जो डालना डोनेट करना चाहते हैं, वो उस डोनेशन लाइन में डायरेक्ट डोनेट करते रहते हैं। तो पैसा इकट्ठा होता है, वो तो उनके पास सीधा चला जाता है। लेकिन जो हम लोग करते हैं वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम 2 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर से उनकी स्टोरी सुने, हम लोगों को इंस्पायर करें कि women should go for mammogram and ultrasound if possible. Early detection makes it sure that the cancer will be cured. तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि रेखा जी के ये सारे जो एफर्ट्स हैं, दे हैव नॉट गॉन अननोटिस्ड। उनको लिटरेचर और कम्युनिटी फील्ड में ही नहीं और भी अपने ज़िंदगी में काफ़ी सारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रेखा जी, वुड यू लाइक टू शेयर अ फ्यू विद अस टुडे? तो मैं सोचती हूँ तौफीक, जो कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी कम्युनिटी लीडर या कोई भी जो डोनेशन इकट्ठा कर रहा है, किसी भी अवार्ड के लिए काम नहीं करता। हम लोग लिखते हैं क्योंकि हम पैशनेट हैं राइटिंग के बारे में। अगर हमारे काम को कोई रिकॉग्नाइज करके हमको कुछ देता है तो हमको एक मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की। और यही मेरे साथ हुआ कि मैं लिख रही थी और 1996 में शंकर दयाल शर्मा जी ने एक ग्रुप ऑफ विमेन पोइटेस जो कवियत्रियों को बुलाया काव्य पाठ करने के लिए राष्ट्रपति भवन में, और उन्होंने मुझे भी साथ लिया और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को सभी को सम्मानित किया वहाँ पर। और उसके बाद तो आपको पता है यहाँ आने के बाद जो जर्नी थी, वो लोग रिकग्नाइज तो करते रहे एफर्ट्स, लेकिन एक जिसे कहते हैं बड़ा अचीवमेंट मुझे तब लगा जब 2000 मेरे ख्याल से 11 था कि मुझे साहित्य अकेडमी ने दिल्ली में बुलाया पोइट्री आयोरा पोइट्री फेस्टिवल में, और मैंने वहाँ 3 दिन के कविता सम्मेलन में भाग लिया। और जब यहाँ आपको ये भी बता दूँ, मैंने आदिवासियों की कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया और एनिमेशन फिल्म्स थी। तो उसके लिए ये ऑजिट जो कि ऑस्ट्रेलियन इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेटिंग अथॉरिटी है, वो कुछ लोगों की एंट्री मांगती है। मैंने अपना काम उसमें एंटर किया और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक अवार्ड मिला मेरे काम के लिए, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है, ऑजिट ट्रांसलेटिंग अवार्ड। तो इस तरह से फिर पिछले साल मुझे भोपाल में विश्वरंग में बुलाया गया और वहाँ पर भी सम्मानित किया गया। तो छोटे छोटे से चीज़ें हैं। मैंने जैसे कहा कि कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी कम्युनिटी लीडर या कोई भी काम हम करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि हमको अवार्ड चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट। एंड उसी की कंटिन्यूएशन में आपने जो है एक मुहिम छेड़ी है सारे हिंदी लिटरेचर के जो प्रशंसक हैं उन सबको इकट्ठा करने की। देखिए 2010 में जब मुझे लगा कि कुछ है ही नहीं जहाँ पे राइटर्स या पोइट्स मिल सकें और अपनी बात को शेयर कर सकें, तो मैंने एक सोसाइटी रजिस्टर की, इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें हमने बहुत सी भाषा के लोगों को, यहाँ जो भी आया जिसने हमें कांटेक्ट किया उसके लिए हमने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। जैसे कि किरण नागरकर जिनके अभी पीछे डेथ हुई है, बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर हैं, उनकी भी एक टॉक रखी, कुंवर बेचैन जी, अशोक चक्रधर जी, और सारे जो ऑस्ट्रेलिया भर के राइटर्स को जोड़ के मैंने 2 किताबें बनाई। पहली में 11 लोग थे और दूसरी हमने इलासा के पैसे से छपवाई थी, जिसमें 40 ऑस्ट्रेलिया भर के कवि हैं, कैनबरा, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडलेड। तो ये यात्रा जारी है।
जूम पर कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो इंडो पैसिफिक मीट की हमने कवियों की यहाँ 2 गोष्ठियाँ की जूम पर। तो कोशिश है कि लोग लिखते रहें। नहीं तो आप खुद सोचिए कि 20 साल बाद उर्दू या हिंदी या कोई भी भाषा, पंजाबी, हमारी अगली पीढ़ी क्या सीखेगी बेशक। या पढ़ेगी या उसमें लिखेगी। आपकी कोशिशें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन जाने से पहले आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा रेखा जी। जी, इतनी सारी मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद आपको क्या लगता है हमारी हिंदी भाषा का क्या भविष्य है ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया भर में? देखिए अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मुझे लगता है ये भाषा ज़रूर ज़िंदा रहेगी। सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारी नई जनरेशन के लिए वो है बॉलीवुड फिल्म्स। जब तक बॉलीवुड फिल्म्स रहेंगी, हिंदी चाहे लोग लिखना ना सीखें लेकिन बोलना ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि लोग सीखें अपनी भाषा, लिखना भी सीखें, पढ़ना भी सीखें। जब मैं सिडनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी हिंदी, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी पीढ़ी आती थी जो कि पिछले 25-30 साल पहले जिनके पेरेंट्स आए और वो मिस कर गए हिंदी सिखाने में अपने बच्चों को। तो ये मुझे लगता है हिंदी मरेगी तो नहीं, लेकिन कोशिशें करनी चाहिए। क्योंकि हमेशा देखिए एक बात ये भी है कि जो लोग 2 भाषा सीखते हैं या 3 भाषा सीखते हैं, जो ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, उनकी डिमेंशिया होने के कम चांसेस रहते हैं। ये प्रूवन रिसर्च है। तो ज़रूर मुझे लगता है कि हम सब कोशिश करेंगे तो हिंदी का भविष्य उज्जवल होगा। आप सबसे अलविदा चाहूँगा और अगली बार फिर जुड़ेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ, एक और मज़ेदार गुफ्तगू के साथ, हमारे एक और नए मेहमान के साथ। आपसे विदा लेते हैं। Turn